हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। बढ़ेंगे इस सीरीज में आगे और करेंगे इस सीरीज का इस वीडियो में सेट नंबर 22। अब तक हम लोगों ने 21 सेट्स कंप्लीट किए हैं। इस सीरीज के अंदर जितने भी वीडियोज अपलोड किए जाते हैं उन सारे को अपडेट किया जाता है 5000 MCQ नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें। तो अगर आप प्रीवियस सेट्स को देखना चाहते हैं तो 5000 MCQ नाम से एक प्लेलिस्ट होगा, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में उस प्लेलिस्ट को आप चेक कर सकते हो। और इस सीरीज के अंदर जितने भी वीडियोज अपलोड किए जाते हैं उन सारे का PDF इस टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किए जाते हैं। तो ये टेलीग्राम चैनल का आईडी है, आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो या फिर यहाँ पर QR कोड है, इसे स्कैन कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं इस वीडियो का या फिर इस सीरीज के अंदर आने वाले हर वीडियो का या फिर इससे पहले जो सेट्स अपलोड हो गए हैं उन सारी वीडियो का PDF अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो। अब बढ़ते हैं आगे और करते हैं सेट नंबर 22 का क्वेश्चन नंबर 1। एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या क्या है? तो द्रव्यमान संख्या ये बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन को हम लोग P+ से दिखाते हैं। जो प्रोटॉन की संख्या होती है वही परमाणु संख्या भी होती है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो Z+N। परमाणु संख्या को हम लोग Z से दिखाते हैं। 15 प्रोटॉन की संख्या या फिर बोल दो परमाणु संख्या, 22 न्यूट्रॉन की संख्या, तो 22, तो ये बराबर हो जाएगा 37। तो 37 हमारा आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, A = P+N या फिर Z+N। आधुनिक आवर्ती तालिका में कितने समूह और आवर्त मौजूद है, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह और आवर्त मौजूद है? तो 18 समूह है, 7 आवर्त है, 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स हैं। जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है उसी को हम लोग समूह बोलते हैं और जो क्षैतिज पंक्तियां हैं उसे हम लोग आवर्त बोलते हैं। तो ये आवर्त है और ये है समूह। टोटल है 18 समूह, यानी 18 ऐसे ऊर्ध्वाधर स्तंभ है और टोटल 7 आवर्त है, यानी कि क्षैतिज पंक्तियां टोटल संख्या में आप देखना 7 मिलेंगे आपको। 18 समूह, 7 आवर्त है और टोटल तत्वों की संख्या है 118। मैग्नीशियम नाइट्राइड का सूत्र क्या होगा? मैग्नीशियम नाइट्राइड का फॉर्मूला क्या होगा ये पूछा है। एक वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है कि फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। जैसे यहाँ पर पूछा गया मैग्नीशियम नाइट्राइड का फॉर्मूला क्या होगा, तो आपको लिखना आना चाहिए तभी आप बना पाओगे। तो मैंने एक अलग से वीडियो अपलोड किया हुआ है, ये एक छोटा सा वीडियो है, मौका मिले तो आप इसको एक बार जरूर देख लेना। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद आपके लिए साबित होगा। अगर आपने देखा हुआ है तो ठीक है, नहीं देखा हुआ है तो आप इसको जरूर से जरूर देख लेना टाइम निकाल करके। अगर आप इसको देख लेंगे तो आपको फॉर्मूला लिखने आ जाएगा और इस तरह के प्रश्नों का उत्तर जो है आप आसानी से दे पाओगे। रासायनिक नाम दे दिया और फार्मूला पूछ लिया या फिर फार्मूला दे करके रासायनिक नाम पूछ लिया, इस तरह के प्रश्नों को आप आसानी से कर पाओगे अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो। हमसे यहाँ पर मैग्नीशियम नाइट्राइड का सूत्र पूछा है, NO3- NO2- और एक होता है N3-। ये है नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन, ये है नाइट्राइट आयन, लास्ट में TE है नाइट्राइट आयन, और ये है नाइट्राइड आयन, नाइट्राइड आयन। ये आपको याद रखना है, ये सब मैंने आपको बताया हुआ है इस वाले वीडियो में। उसके बाद है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम आयन क्या होता है? Mg+2 होता है। अब फॉर्मूला लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमसे मैग्नीशियम नाइट्राइड का पूछा हुआ है तो हम यहाँ पर मैग्नीशियम लिखेंगे और जो इसके ऊपर चार्ज है उसका केवल मैग्नीट्यूड लिखेंगे हम लोग, नीचे साइन नहीं लिखेंगे। उसके बाद हमसे नाइट्राइड पूछा है, नाइट्राइड देख लो, नाइट्राइड नहीं है, नाइट्राइड है, तो ये N3-, तो हम यहाँ पर N लिखेंगे और चार्ज है -3 तो माइनस हटा करके यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। उसके बाद हम कर देंगे यहाँ पर क्रॉस ऐसे, ये 3 जाएगा Mg के साथ तो Mg3 हो जाएगा, 2 जाएगा N के साथ तो ये N2 हो जाएगा, Mg3N2। ये है मैग्नीशियम नाइट्राइड। तो D हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यदि V/में I का मान एक नियतांक है तो इसे क्या कहा जाता है? ओम का नियम कहता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, V I के समानुपाती है। इसी को हम लिख सकते हैं V/में I। तो ये बराबर हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, नियतांक हो जाएगा, और इसी को प्रतिरोध कहा जाता है, रेजिस्टेंस कहा जाता है। ये जो R है ये प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है। तो ये हमें ओम का नियम कहता है। V और I के बीच में ग्राफ कैसा होता है? ये हमारा V है, ये हमारा I है,
ग्राफ होता है ऐसे स्ट्रेट लाइन, है ना, ये ग्राफ है v और i जब समानुपाती हो उसका, ये स्ट्रेट लाइन हमें मिलता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। तो प्रतिरोध हमारा आंसर हो जाएगा। v/i जो है एक नियतांक है जिसे हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं। जीवाश्म ईंधन में कार्बन और डैश प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जीवाश्म ईंधन बोले तो फॉसिल फ्यूल्स, है ना, फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोयला है, जैसे कि पेट्रोलियम है, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ये सारे, और जैसे कि नेचुरल गैस है, प्राकृतिक गैस है, ये सब आपके हैं जीवाश्म ईंधन। तो इनमें आपको मुख्यतः कार्बन और हाइड्रोजन मिलते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन इनमें प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, क्योंकि ये सारे जो है, जो भी ईंधन है यहाँ पर सारे बनते हैं पौधों से, पौधों के अपघटन से लंबे समय बाद, या फिर जंतुओं के अपघटन से लंबे समय बाद। आंसर हमारा हाइड्रोजन हो जाएगा यहाँ पर। इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया भी बोलते हैं। तो यहाँ पर 4 में से कौन सा एक रासायनिक अभिक्रिया है, ऐसे भी आप बोल सकते हो। लोहे का चुंबकीयकरण, जैसे लोहे को हमने क्या करा कि चुंबकीयकरण कर दिया, मतलब लोहा जो है अब वो चुंबक हो चुका है। लोहा चुंबक हो चुका है, लेकिन है वो लोहा ही। लोहा को अगर हमने चुंबक बना दिया तो वो लोहा ही है, बस उसके अंदर चुंबकीय गुण आ जाते हैं। हम चाहेंगे तो वो चुंबकीय गुण खत्म भी कर सकते हैं, यानी पहले वाली स्थिति में हम जा सकते हैं। लेकिन जब भी रासायनिक परिवर्तन होता है तो एक नया पदार्थ बनता है ना, नया पदार्थ बनता है, और पहले वाले पदार्थ पर हम वापस लौट भी नहीं सकते हैं, हम उलट नहीं सकते हैं। जो भी नया पदार्थ बना है ना, उससे हम पहले वाले पदार्थ को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन में ये चीज़ आप नहीं कर सकते हो, भौतिक परिवर्तन में कर सकते हो। लोहा को हमने चुंबक बना दिया, वापस से हम उस चुंबकीय गुण को हटा सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, और यहाँ पर कोई नया पदार्थ भी नहीं बन रहा है, लोहा लोहा ही रहेगा। एक प्लेटिनम तार का गर्म होना, प्लेटिनम तार को गर्म कर दो तो प्लेटिनम का तार ही रहेगा, वो कोई नया पदार्थ थोड़ी ना बनेगा, वापस से हम उसको ठंडा भी कर सकते हैं। तो ये भी रासायनिक परिवर्तन नहीं है। CO2 से सूखी बर्फ बनना, यानी कि जो CO2 है ये तो गैस है वायुमंडलीय दाब पर, हम प्रेशर को बढ़ा करके क्या कर सकते हैं, इसको हम ठोस बना सकते हैं, CO2 सॉलिड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं, शुष्क बर्फ बोलते हैं। तो ड्राई आइस में भी कार्बन डाइऑक्साइड के ही अणु हैं। जब ये गैसेस स्टेट में था तो भी कार्बन डाइऑक्साइड के ही अणु हैं। तो ऐसा करने से क्या हुआ, कोई नया पदार्थ बना क्या? नहीं बना, केवल अवस्था में परिवर्तन हुआ। जैसे हम लोग बर्फ को पिघलाते हैं, पानी बनाते हैं, पानी को गर्म करते हैं, भाप बनाते हैं, केवल अवस्था में परिवर्तन होता है, लेकिन सारे के सारे वो है H2O, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। और हम पहले वाले अवस्था में वापस भी लौट सकते हैं। इसको हम क्या करेंगे, वापस से प्रेशर रिलीज करेंगे तो इस स्टेट में पहुंच जाएंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे इस स्टेट में पहुंच जाएंगे। तो एक दूसरे अवस्था में हम रिवर्स कर पा रहे हैं और कोई नया पदार्थ भी नहीं बन रहा है। तो ये भी भौतिक परिवर्तन है। मक्खन का खट्टा होना, मक्खन खट्टा हो चुका है, मतलब मक्खन जो है अब वो मक्खन नहीं रहा है, एक नया पदार्थ बन चुका है। मक्खन जो है अब अपने आप में एक एसिड है। तो दूध का खट्टा होना, मक्खन का खट्टा होना, ये सारे जो है आपके रासायनिक परिवर्तन है। अब जो मक्खन खट्टा हो चुका है उससे आप पहले वाले मक्खन प्राप्त नहीं कर सकते हो। नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? ये नाइट्रोजन का सिंबल है। परमाणु संख्या 7 और परमाणु द्रव्यमान 14 होता है। याद रखिएगा, मान लीजिए ये कोई परमाणु है या फिर कोई तत्व है, तो इसके नीचे हम लोग लिखते हैं परमाणु संख्या, जिसे हम लोग Z से दिखाते हैं, और ऊपर लिखते हैं द्रव्यमान संख्या, जिसे हम लोग कैपिटल A से दिखाते हैं। और अभी मैंने आपसे कहा कि A बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। मैंने आपसे कहा कि प्रोटॉन की संख्या जो होती है वही परमाणु संख्या होती है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। हमसे क्या पूछा गया कि न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, तो A बराबर P प्लस N या फिर Z प्लस N। हमें A दिया हुआ है कि ये 14 है, हमें ये A पता है कि 14 है, और हमें क्या पता है, हमें ये 7 पता है Z, तो हमसे N पूछा गया है। तो N बराबर क्या हो जाएगा, 14 माइनस 7, यानी ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देना है, सिंपली यही करना है। तो 7 हमारा आंसर हो जाएगा। मानव हृदय के ऊपरी 2 कक्षों को कहा जाता है। मानव हृदय में टोटल कितने कक्ष हैं? 4 कक्ष हैं, 4 चैम्बर्स हैं। ह्यूमन हार्ट जो है 4 चैम्बर्ड है, 4 कक्ष हैं। एक है ये, दूसरा है ये, तीसरा है ये, चौथा है ये 4 कक्ष हैं। ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं अलिंद, ठीक है।
तो ये अलिंद है, ये भी अलिंद है, और नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं निलय। ये निलय है और ये भी 3 नंबर वाला निलय है। अब देखो, जिधर आपका बायां हाथ है उधर वाले को हम लोग बोलेंगे दायां, जिधर आपका बायां हाथ है उधर वाले को हम लोग बोलेंगे दायां। तो ये जो अलिंद है ये हमारे बाएं हाथ की तरफ है ना, बाएं साइड है, हमारे बाएं साइड है, लेकिन ये हम हार्ट की तरफ से देखें घूम करके तो ये दायां है, दायां अलिंद है। ये भी दायां निलय है। अब जिधर आपका दायां हाथ है उधर वाले को हम लोग बायां बोलेंगे, तो ये बायां, बायां अलिंद, बायां निलय। तो ये है हमारा राइट ऑरिकल और ये है राइट वेंट्रिकल। ये हमारा लेफ्ट ऑरिकल या फिर लेफ्ट एट्रियम और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक ऐसे ही बर्ड्स में है, पक्षियों में भी 4 चैम्बर्ड हार्ट। तो हमसे पूछा है कि ऊपरी 2 कक्षों को कहा जाता है, तो अलिंद हमारा आंसर हो जाएगा। अलिंद यानी कि ऑरिकल या फिर एट्रियम। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, ये जो है ये इसका नाम बताइए आप क्या है। इसका नाम आप लोग कमेंट करिए कि इसका नाम क्या है। डैश नग्नबीजी पादप है। नग्नबीजी पादप कौन से पादप होते हैं जिनके बीज नग्न होते हैं, नंगे होते हैं। प्लांट किंगडम में आप पढ़ते हो कि प्लांट किंगडम के 5 डिविजन्स हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म इनके बीज नग्न होते हैं, अतः ये नग्न बीजी है। जिम्नोस्पर्म जो है नग्न बीजी है, इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अनावृत बीजी। जिम्नोस्पर्म यानी कि अनावृत बीजी, जिसका बीज जो है आवृत नहीं है, अनावृत बीजी। इनके उदाहरण जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पाइनस, साइकस, देवदार, जूनिपर्स, एफिड्रा, सिक्वा। सिक्वा विश्व का सबसे लंबा वृक्ष जो है सिक्वा का वृक्ष है। लॉन्गेस्ट ट्री जो है ये सिक्वा है, जो कि जिम्नोस्पर्म है। और एंजियोस्पर्म के बीज जो है नग्न नहीं होते हैं बल्कि फल के अंदर होते हैं, तो इसे हम लोग आवृत्त बीजी बोलते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पर पाइनस हो जाएगा। पाइनस को हम लोग हिंदी में चीर बोल देते हैं, चीर। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क का वो कौन सा भाग है जो सांस लेने को नियंत्रित करता है, तो यह है मज्जा, जिसे हम लोग मेडुला बोलते हैं। मेडुला, मेडुला ऑब्लंगाटा पूरा नाम है। मेडुला, अनुमस्तिष्क, ये सेरिबेलम और पोन्स, ये मेडुला है, ये पोन्स है और यह अनुमस्तिष्क, सेरिबेलम। ये सारे जो है पश्च मस्तिष्क के भाग हैं, हाइंड ब्रेन के पार्ट्स हैं। ये जो मेडुला है ये श्वसन दर, हृदय स्पंदन दर, खांसना, छींकना, रुधिर दाब यानी कि ब्लड प्रेशर, उल्टी आना, निगलना इत्यादि जैसी अनैच्छिक क्रियाएं पश्च मस्तिष्क के मेडुला द्वारा नियंत्रित होता है। यानी ये मेडुला जो है इन सारी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ये सारी क्या है, अनैच्छिक क्रिया है। ये वो क्रिया है जो आपके इच्छा अनुसार नहीं होती है, ये अपने आप होती है। वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचना तो एक समान होती है परंतु उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य भिन्न होता है, क्या कहे जाते हैं। वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचना या फिर आंतरिक संरचना एक समान होती है, बनावट एक समान होती है, लेकिन कार्य जो है अलग अलग करते हैं, उन्हें हम लोग समजात अंग बोलते हैं, होमोलोगस ऑर्गन। समजात अंग जिनकी बनावट जो है एक जैसी होती है, मूल संरचना या फिर आंतरिक संरचना तो एक जैसी होती है, लेकिन कार्य अलग अलग करते हैं। कारण ये होता है कि वो अलग अलग आवास में रहते हैं, अलग अलग हैबिटेट्स में रहते हैं, तो काम वो अलग अलग करने लग जाते हैं, लेकिन सबकी बनावट एक जैसी। जैसे मानव, चीता, वेल और चमगादड़ का अग्रपाद, जो हमारे दोनों हाथ हैं उनका काम आप जानते हो। वही हाथ जो है चमगादड़ में उड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वेल में तैरने के लिए इस्तेमाल होते हैं, चीता में दौड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जबकि सबकी आंतरिक संरचना जो है एक समान है, लेकिन अलग अलग हैबिटेट्स में रहने के कारण, अलग अलग आवास में रहने के कारण सबका कार्य जो है अलग अलग हो गया है। तो ये है समजात अंग। वहीं एक होता है समरूप अंग, एनालॉगस ऑर्गन्स। इनमें ठीक उल्टा हो जाएगा। इनमें क्या होगा, आंतरिक संरचना या मौलिक संरचना एक जैसी नहीं होती है, लेकिन कार्य एक समान हो जाता है। काम एक जैसा है लेकिन
सबकी बनावट अलग अलग। जैसे चमगादड़, पक्षी, तितलियों के पंख। अब ये तीनों ही क्या करते हैं, पंख का इस्तेमाल उड़ने के लिए करते हैं, लेकिन चमगादड़ के पंख की बनावट अलग होती है, पक्षी की अलग होती है, चमगादड़ जो है स्तनधारी है, और तितलियां जो है कीट है अलग होती है। सबकी आंतरिक संरचना अलग अलग है, लेकिन सारे के जो पंख है उड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं, कार्य सबका समान ही है। ऑक्टोपस और मनुष्य की आंखें देखने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन हमारी जो आंखें हैं और ऑक्टोपस की आंखें, इनकी आंतरिक संरचना, इनकी बनावट बिल्कुल डिफरेंट है। पेंगुइन और डॉल्फिन के फ्लिपर्स तैरने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन बनावट अलग अलग है। तो ये समजात और समरूप अंग में जो अंतर है इसको आप अच्छे से ध्यान में रखिए। डैश एक अंडक का हिस्सा है जो पराग के लिए ग्रहणशील के रूप में कार्य करता है, यानी पराग को, यानी कि पोलेंस को, पोलेन ग्रेन्स को एक्सेप्ट करता है, रिसीव करता है, ग्रहण करता है। अंडक का कौन सा हिस्सा? तो देख लो, अंडक के 3 हिस्से होते हैं। सबसे ऊपर वाले को हम लोग वर्तिकाग्र बोलते हैं, बीच वाले को वर्तिका बोलते हैं, और ये जो है इसे हम लोग अंडाशय बोलते हैं। और ये है हमारा पराग कोश, और ये है तंतु। पराग कोश में पराग कण होते हैं या फिर पराग होते हैं, और ये जाएगा कहाँ पे? स्टिग्मा पे, वर्तिकाग्र पे। बी हमारा आंसर हो जाएगा। और देखो, एक ही फूल के अंदर ये हो रहा है ना, एक ही फूल के अंदर पराग कोश से ये जो पराग कण है वर्तिकाग्र पे जा रहा है, उसी फूल के वर्तिकाग्र पे। तो ये सेल्फ पोलिनेशन है। एक ही फ्लावर के अंदर अगर पोलिनेशन हो जाए तो उसे हम लोग सेल्फ पोलिनेशन बोलते हैं, स्वपरागण बोलते हैं। ये जो है ये है स्वपरागण। निम्न में से किस जीव का शरीर कोशिकाओं की 2 परतों से बना होता है? निम्न में से किस जीव का शरीर कोशिकाओं की 2 परतों से बना होता है? देखो, कोशिकाओं की 2 परतों से बना होता है। यहां जो बात की जा रही है इसका मतलब है जर्म लेयर्स। जर्म लेयर्स, जनन स्तर, ठीक है, जनन स्तर, जनन स्तर, जिनके अंदर 2 जर्म्स लेयर होते हैं, ठीक है, 2 जर्म्स लेयर्स, उसे हम लोग बोलते हैं कि वो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। और जिनमें 3 होते हैं उन्हें हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल बोलते हैं। यानी कि यह है द्विकोरिक और यह है त्रिकोरिक। बोल देता हूं मैं, याद रखना, यह है द्विकोरिक और यह त्रिकोरिक। द्विकोरिक वाले में एक्टोडर्म और एंडोडर्म होता है, जबकि ट्रिप्लोब्लास्टिक में एक्टोडर्म, मेजोडर्म, एंडोडर्म होता है। एक्टोडर्म यानी कि बाह्य जनन स्तर, मेजोडर्म यानी कि मध्य जनन स्तर, और एंडोडर्म यानी कि अंतः जनन स्तर। तो डिप्लोब्लास्टिक में 2 जनन स्तर कौन कौन से हैं? एक्टो और एंडो है, मीजो नहीं है। मीजो जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक में है। जो आपके निडेरिया फाइलम के जीव है, जैसे कि हाइड्रा है, जेलीफिश है, ये सारे डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। और जो टीनोफोरा फाइलम है एनिमल किंगडम के अंदर, वो भी डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। मैंने आपसे कहा था कि जो पोडीफेरा है, जिसके जीव को हम लोग स्पंज भी बोलते हैं, उनमें केवल कोशिकाएं होती हैं, उनमें उत्तक का निर्माण नहीं होता है। जबकि ये जो हमारे जर्म्स लेयर होते हैं ये सारे उत्तक होते हैं। तो इनमें हम लोग क्या है कि डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक जैसी बातें नहीं करते हैं, क्योंकि इनमें केवल कोशिकाएं हैं। तो पोडीफेरा के पास केवल कोशिकाएं हैं, टिश्यू नहीं है, तो यहाँ हम लोग जर्म लेयर्स की बात नहीं करेंगे। तो निडेरिया और टीनोफोरा को छोड़ दो, तो बाकी जो भी जीव है, जो भी फाइलम है, वो सारे के सारे जो होते हैं आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो हाइड्रा हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए कभी ऐसा केस आ गया, कभी कोई ऐसा सवाल आ गया जहां आपको चुनना ही पड़ जाएगा कि पोडीफेरा के बारे में बताओ कि डिप्लोब्लास्टिक है या ट्रिप्लोब्लास्टिक है, वैसे केस में आप डिप्लोब्लास्टिक के साथ जाना। ऐसे तो हम लोग बात नहीं करते हैं जर्म्स लेयर की यहाँ पर, लेकिन फिर भी अगर कभी साथ जाना पड़ जाए, कोई विकल्प हमें चूज करना ही पड़ेगा, वैसे केस में आप पोडीफेरा को मारेंगे डिप्लोब्लास्टिक के साथ, ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक के साथ नहीं। परागकण किस में पाया जाता है? परागकण जो है परागकोश में पाया जाता है। ये परागकोश है जिसमें परागकण बनते हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा। परागकोश को हम लोग क्या बोलते हैं? इंग्लिश में एंथर बोलते हैं, एंथर। निम्न में से विषम को अलग करें। कौन इनमें से विषम है? तांबा है, एल्यूमिनियम है, चांदी है, कांच है। कौन है आंसर? देखिए, तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी, ये सारे जो है आपके तत्व हैं। ये सब आपके जो है एलिमेंट्स हैं, सारे के सारे तत्व हैं। कांच यानी कि ग्लास, ग्लास जो है इसे आप मिक्सचर बोलेंगे, मिश्रण बोलेंगे। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। अब ग्लास के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। ग्लास के बारे में और भी कई सारे पॉइंट्स हैं जो हम लोग आगे देखेंगे इस सीरीज में। फिलहाल आपको इतना ध्यान में रखना है ग्लास के बारे में। मुख्य रूप से इनके 3 घटक होते हैं, और भी हो सकते हैं,
ठीक है, और भी हो सकते हैं, हमें ये देखना होगा कि किस प्रकार का हमें ग्लास चाहिए, तो उसके हिसाब से और भी कंपोनेंट्स हो सकते हैं, लेकिन हर ग्लास में आपको ये 3 कंपोनेंट्स मिलेंगे ही, जिसमें सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड को हम लोग सिलिका भी बोलते हैं। यही है जो ग्लास को एक बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाता है। तो ये मैक्सिमम अमाउंट में होता है, ये मैक्सिमम अमाउंट में होता है। उसके बाद इसमें देखो सोडा होता है। यहाँ सोडा का मतलब है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। ये धावन सोडा नहीं है, सोडियम कार्बोनेट है। इसको ऐड किया जाता है। इसके पीछे कारण ये होता है कि सिलिका का जो मेल्टिंग पॉइंट है, गलनांक है, ये ज़्यादा होता है। इसको ऐड करने से इसका गलनांक कम हो जाता है, क्योंकि ग्लास बनाने के लिए पिघलाना पड़ता है सिलिका को। पिघलाने के लिए हम चाहते हैं कि उसका गलनांक जो है कम हो जाए, इसीलिए इसमें सोडा ऐड किया जाता है। तो दूसरे स्थान पर यह है। तीसरे स्थान पर लाइम यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। लाइम यानी कि चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको ऐड किया जाता है ताकि जो ग्लास बन करके आएगा, ये पानी में डिजॉल्व ना हो, घुले ना। घुल जाएगा तो फिर काम खराब हो जाएगा ना, तो ये घुले ना, इसलिए लाइम को मिलाया जाता है। वनस्पतिक भागों या बीजों के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाना कहा जाता है। यहाँ पर नए पौधों को उगाया जा रहा है, लेकिन ना तो वनस्पतिक भागों से उगाया जा रहा है, ना ही बीज से उगाया जा रहा है। वनस्पतिक भाग किसको बोलते हैं? जैसे कि तना है, जैसे कि पत्तियां हैं, और जैसे कि जड़ है। ना तो हम इससे उगा रहे हैं और ना ही बीज से उगा रहे हैं। उगा किससे रहे हैं? कोशिकाओं के माध्यम से। कोशिकाओं के माध्यम से हम लोग यहाँ पर पौधों को उगा रहे हैं। इसे कहा जाता है टिश्यू कल्चर। टिश्यू का मतलब उत्तक होता है, हिंदी में उत्तक संवर्धन बोलते हैं। उत्तक जो है कोशिकाओं से मिल करके बनता है। होता क्या है कि जो पौधे का शीर्ष वाला भाग होता है, पौधे का जो शीर्ष वाला भाग होता है, वहाँ पर विभाज्य उत्तक होता है। कोशिकाएं वहाँ पर तेजी से विभाजित हो रही होती है। तो हम क्या करते हैं, शीर्ष वाले भाग से कुछ कोशिकाओं को निकाल लेते हैं और उसे डाल देते हैं पैट्री डिश में। ये एक थाली बोल सकते हो, प्लेट है, थाली है, जिसमें कि कई प्रकार के हार्मोन्स होते हैं। ऑक्सिन हार्मोन होता है, साइटोकाइनिन होता है, साइटोकाइनिन हार्मोन होता है। उसके बाद अगार होता है। मीन्स ये सारी चीज़ें जो हम डालते हैं इसमें, ताकि ये जो कोशिका है ये विभाजित हो सके सही तरीके से, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम नहीं डालेंगे तो कोशिका विभाजन होगा नहीं, कोशिकाएं मर जाएंगी। तो ये ऑक्सिन हार्मोन, साइटोकाइनिन, अगार, ये सारे हम इसमें डाले होते हैं और इसमें हम डाल देते हैं कोशिका को। अब कोशिका का विभाजन होगा, तो सबसे पहले क्या होगा, कोशिकाओं का झुंड बनेगा, एक समूह बनेगा, विभाजित होकर के बहुत सारे कोशिकाओं का बोल सकते हो कि गुच्छा बनेगा। अभी पत्तियों का निर्माण नहीं हुआ, अभी पौधे के किसी भाग का निर्माण नहीं हुआ है, बस कोशिकाएं हैं जो बहुत सारी बन चुकी है विभाजित हो करके। तो इसे हम लोग कैलस बोलते हैं, ये ध्यान में रखिएगा, इसे हम लोग कैलस बोलते हैं। कैलस यानी अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म है। अनडिफरेंशिएटेड मतलब विभेदीकरण नहीं हुआ है, अभी पत्ती, जड़, तना ये सब कुछ नहीं बना है, केवल कोशिकाओं का समूह है, इसे हम लोग कैलस बोलते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होगा ना, यहाँ पर जड़ें बननी शुरू हो जाएंगी, जो प्ररोह है यानी कि तना, ये बनना शुरू हो जाएगा। ये बनने के बाद जो है हम क्या कर सकते हैं, इसको ले जा करके मिट्टी में गाड़ सकते हैं और फिर वो एक नया प्लांट बनेगा, पेड़ बनेगा, वृक्ष बनेगा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है हमारे मुख गुहा से ही स्टार्ट हो चुका होता है। प्रोटीन का पाचन हमारे आमाशय से स्टार्ट होता है और वसा का पाचन जो है हमारी छोटी आंत में ही होता है, वहीं से शुरू होता है, वहीं पे खत्म हो जाता है। बड़ी आंत में, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत ही आती है। बड़ी आंत में जो है पाचन नहीं होता है, बड़ी आंत में कोई पाचन नहीं होता है। फाइनली जो है पाचन कंप्लीट हो जाता है छोटी आंत में आकर के। भोजन का संपूर्ण पाचन या भोजन का पूरी तरह से जो पाचन है वो छोटी आंत में ही आकर के कंप्लीट होता है। धावन सोडा में क्रिस्टलीकरण के पानी की प्रतिशत मात्रा डैश होती है। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र आपको पता होना चाहिए सबसे पहले तो यहाँ पर इस सवाल को बनाने के लिए। ये धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। अब हमसे पूछा है परसेंटेज वाटर, है ना, परसेंटेज ऑफ वाटर बाय मास हमें यहाँ पर निकालना है। हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में लिखेंगे पानी का द्रव्यमान, मास ऑफ H2O जो भी टोटल H2O है, और डिवाइडेड बाय
मास ऑफ Na2CO3.10H2O और मल्टीप्लाइड बाई 100। H2O का मास कितना होता है? जल के एक अणु का द्रव्यमान 18 होता है। टोटल यहाँ पर देखो 10 है जल के अणु, तो 10 गुने में 18 हो जाएगा। इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा? सोडियम का होता है 23। सोडियम का जो परमाणु द्रव्यमान है ये 23 होता है, कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। क्योंकि यहाँ पर 2 सोडियम है तो 23 और गुने में 2 46 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 1 कार्बन है तो 12 गुने में 1 ये 12 हो जाएगा। यहाँ पर 3 ऑक्सीजन का परमाणु है, 1 का 16 होता है तो 3 का ये 48 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 6 और 2 8 और 8 16, 4 5 5 4 9 और 10 106। तो 106 तो है सोडियम कार्बोनेट का, प्लस इसमें हम जोड़ेंगे 180। 106 प्लस 180 तो ये हमारा 180 और बट्टे में हो जाएगा कितना? 286 और गुने में 100। इसको सॉल्व करने पर जो हमारा आंसर आएगा वो 62.9% होगा। सी हमारा आंसर होगा। निम्न में से कौन सा घोल बिजली का चालक नहीं है? घोल, जो घोल है, जो सॉल्यूशन है, जो विलयन है, ये आपका कंडक्टर तभी होगा जब इनमें आयंस होंगे। जब इनमें आयंस होंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हमें H+ आयन मिल जाएगा क्योंकि ये प्रबल अम्ल है तो H+ तो हमें मिलने वाला है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्रबल क्षार है तो यहाँ से हमें Na+ भी मिलेगा, OH- भी मिलेगा, यहाँ भी आयंस हैं। ग्लूकोज घोल, ग्लूकोज घोल में कोई आयन नहीं होता है तो इससे क्या होगा? बिजली का प्रवाह नहीं होगा। एसिटिक एसिड होता है हमारा CH3COOH, ये भी अम्ल है तो यहाँ से ज़्यादा H+ नहीं मिलेगा लेकिन हाँ मिलेगा, तो आयन यहाँ भी मिल जाएगा। तो इनमें जो हमारा बेस्ट आंसर है वो C है। तार की लंबाई 2 गुनी करने पर एमीटर की रीडिंग किस प्रकार प्रभावित होगी? एमीटर की रीडिंग, एमीटर का काम होता है करंट मेजर करना, करंट माप, तो करंट डिस्टर्ब होगा तो एमीटर की रीडिंग भी यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाएगी। तार की लंबाई 2 गुनी की गई है तो R = ρL/A होता है। R जो है समानुपाती है L के, तो अगर हम लंबाई को 2 गुनी कर दें तो जो प्रतिरोध है ये भी 2 गुना हो जाएगा। और प्रतिरोध और करंट में उल्टा रिलेशन है तो अगर हम इसको कर देंगे 2 गुना तो जो करंट है ये हाफ हो जाएगा। तो करंट जो है यहाँ पर आधा हो गया तो एमीटर की रीडिंग भी आधी हो जाएगी, तो यह आधी रह जाती है। एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन डैश हो। तो किया गया कार्य बराबर होता है बल गुने में विस्थापन गुने में cos θ, यही होता है ना, ये कार्य का फॉर्मूला है। अगर बल और विस्थापन दोनों समान दिशा में है तो किया गया कार्य हमारा धनात्मक होगा। अगर बल और विस्थापन ठीक विपरीत हो तो एंगल 180 डिग्री, यहाँ पर एंगल 0 डिग्री, तो कार्य जो है ऋणात्मक होगा। और अगर बल और विस्थापन जो है एक दूसरे के लंबवत हो, ये बल है ये विस्थापन है, तो किया गया कार्य 0 होगा। तो एक तो ये हो जाए तो कार्य 0 हो जाएगा, या फिर क्या हो, विस्थापन हो ही ना। अगर हम यहाँ पर विस्थापन 0 डाल देंगे, विस्थापन ही नहीं हुआ, मान लो हम दीवार को धक्का लगा रहे हैं, 10 न्यूटन 50 न्यूटन 100 न्यूटन, लेकिन दीवार जो है अपने जगह पे है, दीवार जो है हिली भी नहीं, विस्थापित भी नहीं हुई, तो हमारे द्वारा जो कार्य किया गया 0 है। तो अगर विस्थापन ही 0 है तो कार्य जो है हमारा 0 ही होगा, 0। लगातार डैश के कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है। लगातार परावर्तन के कारण जो है प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है। जो इको है ये परावर्तन के कारण ही होता है, तो बार बार हम इको सुने ऐसा परावर्तन के कारण होगा। फसल के पौधों के वे समूह जो वनस्पतिक पद्धति से उपजाते हैं। वनस्पतिक पद्धति से मतलब वही या तो तना से हम उगा लें, या तो पत्ती से उगा लें, या फिर हम लोग जड़ से उगा लें, जिसे हम लोग कायिक प्रवर्धन बोलते हैं। कायिक प्रवर्धन।
वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो गन्ना, आलू और केला, गन्ना, आलू और केला, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गन्ना, आलू, केला ये सारे जो हैं रूपांतरित तना है, ये सब रूपांतरित तना है। स्रोत प्रतिरोध R में या फिर R प्रतिरोध में करंट I बनाए रखता है। यदि प्रतिरोधक में विभवांतर V है तो समय t में व्यय की गई विद्युत ऊर्जा डैश द्वारा दर्शाई जाती है। देखिए आपके पास प्रतिरोध है, आपके पास V है, आपके पास t है, आपके पास I है, तो ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है सोच लो। पावर बराबर होता है हमारा I इंटू में V या फिर VI। इसी को हम लिख सकते हैं I स्क्वायर R, इसी को लिख सकते हैं V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। और ऊर्जा बराबर होता है शक्ति गुणे में समय, तो इन सारे में t से मल्टीप्लाई कर दो। तो या तो हमारा ये फॉर्मूला हो जाएगा या फिर हो जाएगा I स्क्वायर RT या फिर हो जाएगा V स्क्वायर डिवाइडेड बाई RT। यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या है, A है, जो कि एक दिख रहा है आपको ये वाला, बाकी इनमें से कोई नहीं है। निम्न में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? 3 धातु आपको याद रखना है जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है। सोना हो जाएगा, चांदी हो जाएगा और प्लेटिनम। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सेट नंबर 22 समाप्त होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले सेट में, सेट नंबर 23 में। थैंक यू सो मच।